ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ से सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में टोटल 32 क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इस एक्सरसाइज की टोटल 3 वीडियो बनाएंगे। पहली वाली वीडियो जो हमने की थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर लिए थे। अब जो ये सेकंड वाली वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व किए जाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 है उसके लिए थर्ड वाली वीडियो देख लेना, जो भी चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज की अदर वीडियोस हैं। जितनी भी वीडियो बनाई गई है कौन सी है, देखो के यहां पर पावर दी गई है, के की वैल्यू यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 12 करना है, तो उसके लिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। 10 दिया गया है, सम करना है हमें, तो सम करने के लिए पहली टर्म मैंने लेट की थी a अपॉन में r, दूसरी मैंने लेट की थी a और तीसरी मैंने 2.5 है, इसकी फर्स्ट टर्म 2/5 आ गई। इसके अलावा जो हमारा a2 है वो क्या हो जाएगा, हमने लेट किया था उसको a लेट किया था, ठीक है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद a3 टर्म हमारी a होती है, उससे अगली टर्म हमारे पास ar होती है, उससे अगली टर्म हमारे पास होती है ar का स्क्वायर, उससे अगली टर्म ar की क्यूब, उससे अगली टर्म होती है ar की पावर पर 1 प्लस में r का स्क्वायर। ये लिखकर इक्वल्स में 128 लिख दूंगा। ऊपर जो भी मेरी सेकंड इक्वेशन है एज इट इज लिख देनी है। इसके बाद एक लाइन यहां पर लगा लेंगे। इसी के नीचे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लिख देनी है। फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है भाई, a आता है, इसके बाद 1 माइनस में r प्लस में यहां पर r का स्क्वायर इक्वल्स टू में आ जाता है मेरे पास 16। अब जो चीजें कैंसिल होती है ना उनको हमें कैंसिल यहां पर कर लेना है। अब 64 अगर मुझे r की पावर 6 फाइंड करनी है तो इक्वल्स टू में मेरे पास 64 एज इट इज रहेगा। 729 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये चला जाएगा डिवाइड में। r की पावर 6 है इक्वल्स टू में 64 और 729 को कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं 2 की पावर 6 करता हूं तो वो 64 होता है यानी कि ऊपर 2 आ जाएगा। अगर मैं 729 को 3 की पावर में चेंज करता हूं तो वो 3 की पावर 6 होता है यानी कि 2 अपॉन में 3 की पावर 6 करने पर मुझे 64 और 729 मिलेगा। मैंने इसको 2 की पावर 6 और 3 की पावर 64 में लिख दिया। अगर पावर से पावर को कैंसिल कर देंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन में 3 मुझे मिल जाएगी। मेरे use common sense in these type of question. In that place need use common sense to make r6 बराबर 64 7 to 9 को इक्वल टू। मतलब उसको सब सीरीज लिख देता हूं। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यू है 1 है, उसके बाद माइनस का साइन है। मैं क्या करता हूं, 2 अपॉन में 3 की पावर 7 है तो इसको अलग अलग कर लेता हूं, 2 की पावर 7 कर लेता हूं, उसके बाद 3 की पावर को भी 7 कर लेता हूं और इसके डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया ना 1 माइनस 2 अपॉन 3 को सोल्व करने पर 1 अपॉन 3 आएगा। तो यहां पर भाई मैं लिख देता हूं की पावर 7 ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज, आगे इसको सोल्व करूंगा तो ऐसे 7 इक्वल्स टू में 3 के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। ब्रैकेट के अंदर ऊपर मेरे पास क्या है, 3 की पावर 7 है, माइनस में मेरे पास 2 की पावर 7 है और डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू क्या है, आप देखो 3 की पावर 7 यहां पर आती है तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 3 की पावर 7। आप देखो ऊपर भी 3 की पावर 7 नीचे भी 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 से 3 की पावर 7 को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद एक लाइन लगा के इसको आगे यहां पर सोल्व करेंगे। बची वैल्यूज कौन सी हैं, सबसे पहले तो ऐसे 7 यहां पर लिख लो, इक्वल्स का साइन लगा लो। वैल्यू मेरे पास बची है 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 जो है ना वो कितना होता है 2187। धीरे-धीरे ये वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। इसके अलावा जो 2 की पावर 7 है माइनस का साइन लगा लेंगे और 2 की पावर 7 कितना होता है, ये होगा 128। अब जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो S7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास है 2059। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 करने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज। इसमें है फाइंड द जीपी फॉर व्हिच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। हमें एक जीपी फाइंड करनी है जिसकी शुरू वाली जो 2 टर्म्स हैं उनका सम करने पर -4 हमें मिलता है। शुरू वाली 2 टर्म कौन सी होती है भाई, पहली टर्म को हम a लिखते हैं, दूसरी टर्म हमारी होती है ar। अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास -4 आ जाता है। सबसे पहली इक्वेशन हमने सिंपली यहां से बना ली है। इसके बाद कहता है कि जो भी फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म क्या होगी हमारी a5 हमारी फिफ्थ टर्म होती है। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। अगर मैं थर्ड टर्म जिसको मैं a3 लिखता हूं, थर्ड टर्म का मैं 4 टाइम्स कर देता हूं, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म जो है वो तीसरी टर्म की 4 गुनी है, तीसरी टर्म की 4 गुनी मैंने कर दी तो ये फिफ्थ टर्म के इक्वल हो गई है। अब एक सिंस -2 मुझे मिल जाएगा। अब r की वैल्यू जो है वो हमारी +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। तो क्वेश्चन में 2 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन में जो r है मैं उसको क्या ले लेता हूं, r इक्वल्स टू में +2 ले लेता हूं। अगर मेरा +2 है तो मुझे जीपी बनानी होगी। +2 के लिए a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अभी हमें r की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं फर्स्ट वाली इक्वेशन को एज इट इज यहां लिखकर। तो भाई मेरे पास a प्लस में आ जाता है a r इक्वल्स टू में है -4। इसमें r की वैल्यू 2 ar स्क्वायर है। इसी तरह से आगे वाली टर्म्स इसमें आ जाती हैं। अब जीपी बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास a की वैल्यू तो मिल जाती है मुझे। a की वैल्यू में फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी यहां पर -4 अपॉन में 3 हो जाएगी। इसके बाद जो सेकंड टर्म है वो होगी ar। ar यहां पर देखो एक साइड में मैं लिख लेता हूं, a मैंने पुट कर देना है -4 अपॉन में 3 और जो r की वैल्यू है ar का में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड टर्म मेरे पास आ जाएगी -16 अपॉन में 3। मेरे पास 2 जीपी मिलेंगी। अगर मैं r की वैल्यू मेरे पास +-2 है, r की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव रखता हूं तो जीपी यहां पर मैंने बना दी। अगर r की वैल्यू नेगेटिव मेरी होगी तो जीपी कैसे बनानी है ये भी तो हमें जानना पड़ेगा। उसके लिए हम आएंगे यहां। उसके बाद जो 16th टर्म है वो दी गई है मुझे z। अब ये प्रूव करने के लिए कि x y और z इसी जीपी में है, इसके लिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम r फाइंड कर सकते हैं। और r कैसे फाइंड किया जाता है, ये कि x y और z इसी जीपी में है, इसके लिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम r फाइंड कर सकते हैं। और r कैसे फाइंड किया जाता है भाई, यहां पर हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा r फाइंड करने के लिए। देखो 4th टर्म और 10th टर्म में कितने टर्म्स यहां पर आएंगे बीच में, टोटल यहां पर 5 टर्म का गैप आ जाता है इनमें। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं a10 से a16 पर जाऊंगा तो इसके बीच में भी 5 टर्म आती हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये मान लो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लो मेरी सेकंड इक्वेशन है और ये मान लो मेरी थर्ड इक्वेशन यहां पर मैंने बना ली। अब जो भी मेरी सेकंड इक्वेशन है उसको मैं डिवाइड करता हूं फर्स्ट इक्वेशन से, उसके लिए यहां पर लिखता हूं डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट। सेकंड से मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो सेकंड इक्वेशन मेरी पहले लिखी जाएगी। जो मेरी थर्ड इक्वेशन है इसको मैं सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करता हूं तो फिर से यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं डिवाइड थर्ड बाय सेकंड। तो थर्ड वाली इक्वेशन मुझे सबसे पहले यहां पर लिखनी पड़ेगी, थर्ड इक्वेशन 6 आ जाएगा, सिर्फ पावर कैंसिल होगी, r हमारा एज इट इज रहेगा, 15 हमारा यहां पर कैंसिल हो जाएगा। बहुत सिंपल वे में हमने यहां पर क्या किया, r की पावर 6 हमारी बची इक्वल्स टू में z अपॉन में y हमारे पास आ गया। अब यहां पर देखो r की पावर 6 इक्वल्स टू में y अपॉन x है, r की पावर 6 इक्वल्स टू में z अपॉन y है और इन दो भी हमारी जो भी हमारी टर्म्स हैं इनमें कितनी कितनी टर्म्स का गैप है भाई, 5 टर्म्स का इन दोनों में गैप है। और जो हमारा रेशियो है ना वो भी बिल्कुल सेम आ रहा है। r6 की वैल्यू हमारी जो है y अपॉन में x आती है और r6 की वैल्यू यहां पर z अपॉन में y आ रही है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को लिखता हूं भाई, इक्वेशन नंबर यहां पर 4th है और इस वाली इक्वेशन को लिखता हूं मैं इक्वेशन नंबर 5, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th इक्वेशन। 4th और 5th इक्वेशन से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि y अपॉन x और z अपॉन y ये एक दूसरे के छोड़ देते हो तो ये भी आंसर हो जाएगा। एक स्टेप और कर दोगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, इसमें है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस 2 4 8 16 32 एंड 128 32 8 2 एंड हाफ है। हमारे पास भाई दो सीक्वेंस दिए गए हैं, पहला सीक्वेंस दूसरा सीक्वेंस है, दोनों की जो टर्म्स है उनका हमें प्रोडक्ट करना है, उसके बाद उनका सम करना है। अब प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है, पहली टर्म से पहली टर्म को, दूसरी टर्म से दूसरी को, तीसरी टर्म से तीसरी को, चौथी टर्म से चौथी को और पांचवी टर्म से पांचवी टर्म को। पहले करते हैं भाई, यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट टर्म है 2 और 128 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into में 128 है, इसमें हम ऐड करेंगे सेकंड टर्म जो हमारी यहाँ पर है, सॉरी 4 है, 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 को, तो 4 into में आ जाएगा यहाँ पर 32, फिर प्लस का साइन लगा लेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास 8 है, 8 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो 8 into में 8 आ जाएगा, उसके बाद फिर से प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास 16 है और यहाँ पर 2 है, तो आ जाएगा यहाँ पर 16 into में 2। नेक्स्ट यहाँ पर 32 है और हाफ है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का साइन लगाते जाना है, 32 into में आ जाएगा 1/2। सिंपली जो भी हमारी फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दी, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से और फिफ्थ को फिफ्थ से। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत सिंपल हो जाएगा यार, 128 कितना होता है भाई, ये 3 2 होता है, उसके बाद हमारा 32, उसके बाद जो हमारा यहाँ पर होता है 32 को हमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 32 का हाफ कर दो, 32 का हाफ कितना होता है भाई, ये हो जाता है मेरे पास 16 है। यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, ये बन जाती है जीबी, और जीबी की हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है 256 है, सो a इक्वल्स में हमारे पास है 256 है। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म यानी कि a2 अपॉन में आ जाता है a। सेकंड टर्म हमारे पास 128 है, फर्स्ट टर्म है 256 है। अगर हम इसको कैंसिल कर हमें रख देनी है और जो ब्रैकेट है वो हमारा स्क्वायर वाला बना लेंगे। इसके बाद जो हमारे नीचे डिनोमिनेटर है उस पर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर आकर पलट कर मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/2 है, पलटने पर कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट लगा देना है, ब्रैकेट के अंदर मेरी वैल्यूज क्या है, r into में बड़े वाला r, इट मींस ये हमारा कॉमन रेशियो आया है। अगर कॉमन रेशियो से एक जीबी फॉर्म करता है, उसके लिए सेकंड रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, a3/a2 किया जाएगा। हमारे पास थर्ड टर्म 20 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 20 के साथ एक्सरसाइज 8.2 के जो सेकंड वाली वीडियो थी वो हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आई। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 की एंडिंग पर। सारे चैप्टर अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो क्लास 11th के दी गई है कि हमें यहाँ पर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनानी है जिसके टोटल 4 मेंबर्स हैं, यानी कि 4 इसमें क्या होंगी, हमारी टर्म्स होंगी। इसमें हमारे पास थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है और जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है, तो हमें इसे एपी की चारों टर्म्स फाइंड करनी होंगी। इजी तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा भाई, सबसे पहले हमें जो भी हमारी पहली टर्म है उसको हम बोलते हैं a, दूसरी टर्म को बोलते हैं a2, तीसरी टर्म को बोलते हैं हम a3 और चौथी टर्म होती है हमारी a4। बहुत सिंपल बात है ना ये तो। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हम a लिखते हैं, सेकंड टर्म को लिखते हैं हम ar, थर्ड टर्म को लिखते हैं हम ar का स्क्वायर और फोर्थ टर्म को लिखते हैं ar की क्यूब। अभी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज मैं करने वाला हूँ, कंडीशन जो हमें दी गई है थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9 है, ये क्या होगा, देखो जो भी हमारी थर्ड टर्म है मैं कैसे लिख सकता हूँ इस वाली कंडीशन को, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जो भी मेरी थर्ड टर्म यानी कि a3 है वो a1 से, a यानी कि फर्स्ट टर्म जो है उससे 9 ज्यादा है, तो a प्लस में 9 इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये 9 है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर a3 कितनी है हमारी, a3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ ar का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास a3 की जगह पर ar का स्क्वायर। उसके बाद जो यहाँ पर मेरे पास a है प्लस में है, इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस में a इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारे पास 9। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरी ये वैल्यूज है इनमें से a कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं a कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बच जाएगा r स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल्स टू में 9, ये हो जाएगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से दूसरी कंडीशन में कहता है सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, जो हमारी यहाँ पर सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म कौन सी होती है भाई, हमारी a2 होती है, वो फोर्थ आ जाएगा, उसके बाद इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारे पास 18। अब एक सिंपल चीज यहाँ पर हमें देखनी होगी वो क्या है, यहाँ पर r स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पर भी अगर हमें r स्क्वायर माइनस 1 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उसके लिए क्या करें भाई, मैं पूरी जो वैल्यू है जितनी भी मेरे पास ये इक्वेशन है इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ। और क्लास 9th में 10th में मैंने आपको बताया था कि माइनस साइन लेने कॉमन लेने पर सभी साइन चेंज हो जाते हैं, जहां पर माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा ar है वो एज इट इज आ जाएगा, r स्क्वायर हमारा यहाँ पर कैसा है भाई, ये हमारा माइनस का है तो r स्क्वायर हमारा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 1 हमारा है वो कैसा है भाई, वो यहाँ पर है प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में 18 हमारा कैसा है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 18, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो भी हमारी सेकंड इक्वेशन है q माइनस में 1 इस पर भी ब्रैकेट लगा करके जो यहाँ पर पावर r माइनस p है वो लिख देंगे, r माइनस में p आ जाएगी। इसके बाद फिर से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, c जो है इसकी वैल्यू को से देखोगे तो a हमारे पास बहुत बार आता है मल्टीप्लाई में होता है, और इसी तरह से आगे कहां तक टर्म आती है हमारी nth टर्म यानी कि a n तक आ जाती है। इसे a n के बाद कौन सी टर्म आती है वो भी आपको ध्यान करना है। इसे a n के आगे भी अगर हम लेकर जाएं तो a n प्लस में 1 आ जाएगा, उसके बाद इसे नेक्स्ट वाली टर्म आ जाएगी हमारी a n प्लस में 2, इसी तरह से आगे वाली टर्म कहां तक आएंगी a 2 n तक ये आ जाएंगी, ठीक है ना। बहुत सिंपल चीज क्या है, अगर nth टर्म, इसके बाद a n प्लस 1th टर्म से 2 nth टर्म तक हमने यहाँ पर जो हमारी टर्म होती है वो लिखी। मेरा जो यहाँ पर a r की क्यूब है वो किसके इक्वल है, 81 के है, क्योंकि ये फोर्थ टर्म है। a की वैल्यू मुझे पता है कितनी है भाई 3 है, तो a की जगह पर मैंने 3 लिखा, r की 7 है। अगर हम इसको किसी नंबर की क्यूब करना चाहें तो वो क्या हो करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 27। तो जो भी हमारे दो नंबर्स हैं 3 0 के n की वैल्यू हमें फाइंड करनी 1, तो पावर ब्रैकेट के बाहर 2n प्लस में 1 लगा दिया मैंने, इक्वल्स टू में जो भी मेरा यहाँ पर 1 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 1 जो है ना वो कैसे आता है, a अपॉन में b कर दिया मैंने, इसकी पावर अगर मैं 0 कर देता हूँ, किसी की भी पावर 0 कर दूं तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो 1 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर gm इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ g स्क्वायर भी, इसका स्क्वायर भी, तो g स्क्वायर किसके इक्वल आ गया मेरा, a b के इक्वल आ जाता है। तो इक्वेशन यहाँ पर मेरी बनी है, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब एक फॉर्मूला सिंपल सा बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा कि अगर मैं a माइनस b का करता हूँ होल स्क्वायर तो वो इक्वल किसके होता है, a प्लस b होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस होता है यहाँ पर होल स्क्वायर, माइनस में 4ab। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कहीं पर यूज आप कर सकते हो डायरेक्ट, इसको याद रखना, इस वाले फॉर्मूले का मैं यूज करने वाला हूँ। तो फॉर्मूला जो भी हमारा है उसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा मेरा, a माइनस में b इसका होल स्क्वायर मैंने किया तो ये इक्वल होगा मेरा किसके, a प्लस में b होल स्क्वायर, ये डबल हो जाता है। हमें बताना है कि 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया होंगे, 4 घंटे बाद और 10 आवर के बाद कितने कितने बैक्टीरिया होंगे। तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हमारा a हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी जो कितने हैं यहाँ पर 30 हैं। इसके बाद बैक्टीरिया जो है हर 1 घंटे में डबल हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैक्टीरिया आफ्टर एवरी आवर इक्वल्स टू r, हर 1 घंटे बाद डबल होते हैं, तो r की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है। डबल मींस दुगना
गुना हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या-क्या चीजें हैं, हमें बताना है कि 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद और n आवर्स के बाद बैक्टीरिया कितने होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले A की वैल्यू कितनी है 30, R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 2, बाद में हमारे पास बैक्टीरिया है 30। उसके बाद हमारे पहले घंटे में बैक्टीरिया जो है वो कितने हो जाएंगे, हमारी टर्म आएगी इसमें A2, और 2 घंटे पूरे होने पर हमारी टर्म कौन सी आएगी, A3 आएगी। इस बात को आपने ध्यान रख लेना है, गलती से भी A2 फाइंड करके मत आ जाना। हमारे पास शुरुआत में 30 है, 1 घंटा पूरा होने पर A2 हो जाएगा, उसके बाद 2 घंटे पूरे होने पर A3 हो जाएगा। तो यहाँ पर A3 हम फाइंड करेंगे, A3 क्या होता है हमारा, AR का स्क्वायर होता है, वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30। अब यहाँ पर 1 साल के बाद जो आपके पैसे हैं वो कितने होंगे, तो भाई 500 रुपए आपने जमा किए, 1 साल के लिए आपने जमा किए, और इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। अगर मैं 10% को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं भाई, मैं 10% मेरा क्या होता है 1/10 होता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 10/100 भी लिख सकते हो, कैंसिल करने पर 1/10 आपका आ जाएगा, ठीक है। 1/10 लिख सकते हैं हम इसको। तो भाई इस पे 1/10 हमारा इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 500 हमारा एज इट इज है, 1 प्लस में 1/10, अगर मैं 1/10 को डेसिमल में लेके जाऊं तो ये होता है 0.1, तो 1 प्लस में 0.1 ये हो जाएगा मेरे पास 1.1। 1 साल बाद मेरे इतने पैसे हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं भाई 2 साल के बाद कितने होंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद भाई मैंने 500 रुपए जमा किए थे, 1 साल के बाद मेरे पैसे कितने हो गए 500 इंटू में यहाँ पर 1.1, फिर से 1 साल के लिए मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इस वाले अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, यहाँ पर मिलेगा 10%। तो भाई सबसे पहले 1 हमारा एक्चुअल अमाउंट आएगा, प्लस में 1/10 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 500 पहले वाला जो 1.1 है वो लिखा जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, जैसे इसको सोल्व करने पर 1.1 आया था, इसको सोल्व करने पर भी कितना आएगा 1.1 आएगा। इसी तरह से अगर मैं 3 साल के लिए जाऊंगा तो 3 साल में भाई मेरा एक्चुअल अमाउंट जो 500 था 2 साल में कितना हो गया 1.1 इंटू में 1.1, ठीक है। ये तो 2 साल में हुआ, ठीक है, ये वाला 2 साल एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। 3 साल, तीसरे साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 1.1 फिर से मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 10 साल के लिए जाता हूँ, 2 साल में मुझे 2 बार 1.1 मिला, 3 साल में मुझे 3 बार 1.1 मिला, तो 10 साल के लिए जाऊंगा तो 500 रहेगा मेरा, और 1.1 10 बार मुझे मिलेगा, आता है माइनस में x, और ब्रैकेट में लिखा जाता है दिया गया है 8 के। इसी तरह से हमें यहाँ पर 5 दिया गया है gm, और आपको पता है कि भाई gm जो है वो इक्वल होता है हमारा रूट a b के, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर 5 गिवन है। अब यहाँ से अगर मैं a प्लस b की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो a प्लस b इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 2, 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16। इसी तरह से रूट a b है, तो अगर मैं a b करना चाहूँ, रूट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर 5 रूट दूसरी तरफ जाके 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास 25 है। मेरे पास क्या गया है, a प्लस b की वैल्यू आ गई है 16, a इंटू b की वैल्यू आ गई है 25 है। अब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्लास 9th और 10th में आपने ये सीख ली थी। क्लास 9th या 10th में आपने क्या सीखा था कि जो भी हमारी, और जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी क्लास 11 की मैथ की साइंस की वीडियोस हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी हमारा चैप्टर नंबर 8 है सीक्वेंस एंड सीरीज है, इसकी जो भी अदर वीडियोस हैं